हेलो फ्रेंड, दिस इज सूफिया एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्यूट स्टडी। कैसे हो आप लोग। मैं आपको पढ़ाऊंगी आज गौतिक कला, क्योंकि मैंने गौतिक कला पहले जो क्लास कराई थी उसमें थोड़े क्वेश्चन करवाए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज मैं डिटेल में आपको गौतिक कला पढ़ाऊंगी, बट गौतिक कला में डिवाइड कर दिया मैंने पार्ट में। आज मैं एक पार्ट कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं तो उसमें का मैं अगली क्लास में करा दूंगी। तो गौतिक कला तो मैंने पहले बताया था आपको, फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी 12वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 12वीं सदी में। और हाँ, मैं बताना चाहूँगी जो कल मैंने क्लास कराई थी वो मैंने 2011 का पेपर करवाया था। उसमें कुछ क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में गलत पूछे गए थे, इसे तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। और आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, कमेंट में ज़रूर बताया करिए, आपकी कोई क्वेरी हुआ करे आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये सब कुछ आप क्लास में पूछ सकते हो मुझसे। आज हम समझेंगे गौथिक कला। रोमानस की कला के अपेक्षा, तो चलते क्लास में। रोमानस की कला में के अपेक्षा गौथिक कला में भित्ति चित्रण बहुत ही कम हुआ था। जिस तरीके से भित्ति चित्रण रोमानस कला में हुआ था उसमें थोड़ा सा कम हो गया था। गौथिक कला इसमें क्या हुआ था, मेहराब ज़्यादा बनने लगे थे, इसी वजह से भित्ति चित्रण कम हो गया था। इसका मुख्य कारण यह था गौथिक वास्तुकारों ने सैद्धांतिक दृष्टिकोण से गिरजाघरों को पत्थरों के मूल ढांचे से अलंकृत रूप मात्र मानकर दीवारों के क्षेत्र में विशाल कांच चित्र युक्त खिड़कियां रखना शुरू कर दिया था। भित्ति चित्रण के अलावा जो जगह वहाँ पे रह जाती थी, भित्ति चित्रण करते थे पहले दीवारों पर, लेकिन उसमें बाद में क्या हुआ, उन लोगों ने रंगीन जो कांच की खिड़कियां रखना शुरू कर दिया था। लंबी लंबी सी मेहराब बनते थे वहाँ पे, नुकीले मेहराब बनते थे, और उन मेहराबों में जो खाली जगहें रह जाती थी उनको भित्ति चित्रण के बजाय मतलब वो उसके अलावा खिड़कियां वहाँ पे रखने लगे थे। जो खिड़कियां होती थी रंगीन कांच की वो वहाँ रखी जाने लगी थी। इसी वजह से भित्ति चित्रण थोड़ा कम हो गया था, जिससे भित्ति चित्रण के लिए कोई विशेष भूमि नहीं रह जाती थी। जब खिड़कियां रख दी जाती थी तो भित्ति चित्रण के लिए जगह नहीं रह जाती थी, इसी वजह से भित्ति चित्रण कम हो गया था। ठीक है, इसके साथ रंगीन कांच के चमकीले प्रभाव के आकर्षण में भी भित्ति चित्रण का महत्व घट गया था। ये मतलब इसका रीज़न एक ये भी था कि रंगीन कांच के जो चमकीले प्रभाव के कारण वो भित्ति चित्रण थोड़ा कम हो गया था। वहाँ पे रंगीन कांच का यूज़ नहीं होता था, इतना अधिक होता था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, जब खिड़कियाँ लगने लगी तो भित्ति चित्रण का महत्व घट गया। इतना चमकीला वो जो वहाँ पर कांच होता था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ व हीरे की तरह चमकीला होता था। जैसे हीरे की चमक होती उस तरीके से उस कांच की चमक होती थी। तो उसमें उन लोगों ने ज़्यादा, वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने उस कांच की रंगीन खिड़कियों का जो चित्रकारी थी उसको ज़्यादा पसंद किया, इसी वजह से वही वहाँ पे होने लगा ज़्यादा, और गौथिक जो भित्ति चित्रण था वो कम हो गया था। गौथिक चित्रकला में खिड़कियों का, रंगीन कांच की खिड़कियों का यूज़ होने लगा था। और बेजेंटाइन कला में क्या था, उसमें भित्ति चित्रण और दीवारों पर रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते थे। इसमें खिड़कियाँ पूरी सी रखी जाने लगी थी रंगीन कांच की, तो इनको ज़्यादा पसंद किया गया, इसी वजह से भित्ति चित्रण का प्रभाव थोड़ा कम हो गया था। ठीक है, सारे पॉइंट नोट करने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे ही। 10वीं से लेकर 14वीं सदी तक यूरोप के सम्राट पवित्र रोमन साम्राज्य का सामर्थ्यवान बनाने में लगे थे। ठीक है, बनाने में लगे थे। इटली में प्रवेश पाकर वे रोम में अपना राज्य करवाते थे, किंतु उनके सर्वा होने में 3 बाधाएं थी उनकी। जो वहाँ 10वीं शताब्दी जब शुरू हुई उससे लेकर 14वीं शताब्दी तक
वहाँ सम्राट रोमन साम्राज्य के जो सम्राट थे वहाँ सामर्थ्यवान अपना बनाने लगे थे, मतलब अपनी ही हर चीज़ चलाने लगे थे वो लोग। तो इस वजह से जब अपना राज्य वहाँ पर जमाने लगे, लेकिन क्या था उसमें थोड़ी सी बाधाएं आ रही थी, वो सर्वे सर्वा वहाँ के नहीं बन पा रहे थे। उसमें 3 बाधाएं क्या थी? सर्वप्रथम बाधा ये थी, जो पॉप जो गिरजाघर के अधिकारों को बढ़ाने में उद्यत थे। गिरजाघर के अधिकारी जो थे वो अपने अधिकारों को बढ़ाने में लगे हुए थे। दूसरा यह था नगर जनतंत्र, जो काफ़ी तादाद में अनियंत्रित कार्य करते थे। वहाँ की जो जनता थी वो राजा की मानती ही नहीं थी, में लगी रहती थी। इसी वजह से वो अब वहाँ के सर्वे सर्वा नहीं बन पाते। तीसरे वहाँ के थे सामंत। जो सामंत थे वो लोग भी अपनी ही, सामंत मतलब होता है वहाँ के जो साधु संत होंगे, जो सामंत लोग होंगे, तो वो लोग अपनी चलाते थे। इस वजह से वहाँ पे इन 3 शक्तियों ने इटली की कला के भविष्य को निर्धारित किया हुआ था। 12वीं सदी के अंत तक इटली की कला पर बेजेंटाइन प्रभाव बना रहा था। 12वीं सदी में ये गौथिक शैली तो शुरू हो गई, गौथिक कला तो शुरू हो गई थी, पर क्या हुआ, बेजेंटाइन कला अभी भी वहाँ पर थोड़ी बहुत दिखाई देती थी, क्योंकि 12वीं सदी के अंत के बाद ही वो जो है बेजेंटाइन कला, उसका प्रभाव तब भी बना हुआ था, 12वीं सदी के अंत तक भी। वह फ्रेस्को के साथ उतनी ही मात्रा में पच्चीकारी चित्रण होता था। फ्रेस्को के साथ उतनी पच्चीकारी चित्रण जो होता था वो अभी भी हो रहा था वहाँ पे। 13वीं सदी के आरंभ से जो 13वीं सदी जब लगी, तो 13वीं सदी के आरंभ से बेजेंटाइन प्रभाव से मुक्त होकर कला को नई दिशा और मोड़ मिल गया था। उसमें क्या हुआ, जब 12वीं सदी के अंत तक तो पच्चीकारी भी थोड़ी बहुत देखी गई वहाँ पे, लेकिन क्या हुआ, जब 13वीं सदी का आरंभ हुआ तो बेजेंटाइन कला, कुछ विद्वानों के अनुसार कला को उस समय नया मोड़ मिलने लगा था। कुछ वहाँ पे जो विद्वान थे उनके हिसाब से, उनके कारण ही कुछ कला को कुछ नया मोड़ मिल गया था। संत फ्रांसिस द्वारा चलाया गया धार्मिक आंदोलन व फलस्वरूप फ्रांसिस की धर्म की स्थापना की गई वहाँ पे। जब विद्वान जो थे वहाँ के, उन लोगों ने कुछ आंदोलन चलाए, धार्मिक आंदोलन चलाए, उसी वजह से कला को कुछ एक नया मोड़ मिल गया था। जिन 4 केंद्रों में चित्रकला के पुनरुत्थान के चिन्ह दिखाई देते हैं वे थे ल्यूका, पीसा, फ्लोरेंस और रोम। जो ये 4 जगहें थी, इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था चित्रकला का। ठीक है, तो यहाँ पे चित्रकला का क्या हुआ, कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ने लगा था। यहाँ पर अब तक है, पृष्ठभूमि के रूप में दीवार का जो एकमात्र स्थान था वह समाप्त हो गया था। 13वीं सदी के पूर्वार्ध में पीसा व ल्यूका में लकड़ी के फलकों एवं चमड़ों पर विशाल क्रूस की मूर्तियां चित्रित की गई थी। कहने का मतलब ये है कि दीवारों पर जो मात्र स्थान था वो समाप्त हो चुका था 13वीं सदी के पूर्वार्ध। 13वीं सदी की शुरुआत हुई जब, तो पीसा और ल्यूका में लकड़ी के फलकों पर चित्रकारी होने लगी थी, और चमड़ों का विशाल क्रूस मूर्तियां चित्रित की गई थी वहाँ पे। उनकी उच्च वेदिका के पीछे मेहराब की प्रतिष्ठापना की जाती थी। ठीक है, मेहराब बनाए जाते थे, नुकीले मेहराब बनते थे वहाँ पर। प्रतिमाएं भी पाई गई हैं, गौथिक कला में प्रतिमाएं भी बनाई गई। इन प्रतिमाओं में ईसा की एक आकृति बनाई गई है, बहुत ही विशाल आकृति बनाई गई है ये। इसके चारों ओर कहानियाँ लिखी गई हैं, संत गाथाओं के चित्र दृश्य बनाए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सी क्रूस मूर्तियों के चित्रकार जो थे, वो चित्रकार का कोई नाम नहीं है वहाँ पे, बहुत से गुमनाम चित्रकार हो गए हैं। किंतु एक समय बर्लिन नेगर ये चित्रकार थे, इनका नाम था बर्लिन गेरी नाम था इनका। ठीक है, चित्रकार थे, ये परिवार, इनका चित्रकार का परिवार था। तो जिसने अपने कला भवन का परिवार के नाम से प्रसिद्धीकरण किया था, जिसने अपने भवन का नाम रखा था चित्रकार परिवार। ठीक है, वो जहाँ पर फलकों
पर चित्रण किया जाता था। पृष्ठभूमियों पर अंकित फलकों के चित्र पर धर्मतंत्रवाद जो था, धर्मतंत्रवाद का काफ़ी प्रभाव अवशिष्ट होता था वहाँ पर फ्रांचेस्को गिरजाघर में बर्लिनगेरी जो थे उनके द्वारा फलक चित्र बनाया गया था। बहुत ही बड़ा और सजीव श्रेष्ठ बनाया गया है उसको। इसके नीचे के हिस्से में संत फ्रांसिस का लंबा चोला पहने हुए, दाएं हाथ को ऊपर उठा के देते हुए बाएं हाथ में किताब को पकड़े हुए हैं, जो सख्त मुद्रा में खड़े हुए हैं, सीधे खड़े हुए हैं वो, और हाथ में किताब है, ठीक है, और लंबा चोला पहने हुए हैं, एक हाथ को ऊपर उठाए हुए हैं और दूसरे हाथ में क्या है किताब। आगे का पार्ट अगली क्लास में करवाऊंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू।